हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः आपके बीच एक नया चैप्टर लेकर पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम बायोलॉजी का एक नया जो अध्याय, नया चैप्टर जो है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में हम हिंदी माध्यम में नोट सहित अध्ययन करेंगे। क्लियर विद्यार्थियों। और मैं आपको बता देता हूँ कि सेल साइकिल जो है उसकी हम 3D वीडियोस पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको सीधे ही क्लास की ओर लेके चलता हूँ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आज का नया चैप्टर ये आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका चक्र। सेल साइकिल क्या है, कोशिका चक्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो कोशिका चक्र किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जनक कोशिका जानते हो, यानी वह कोशिका जो माता पिता से आती है, यानी जनक कोशिका का मतलब होता है पेरेंट्स सेल। क्लियर। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जनक कोशिका के विभाजन से संतति कोशिका उत्पन्न होती है तथा संतति कोशिका उसका पुनः विभाजन होकर नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। किसी कोशिका के निर्माण से लेकर विभाजन होने तक की विभिन्न अवस्थाओं को या प्रवस्थाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। क्लियर। कोशिका चक्र की क्या परिभाषा निकली, यानी कोशिका चक्र की ये परिभाषा है कि किसी कोशिका के निर्माण से लेकर, यानी कोशिका के बनने से लेकर और उसके विभाजन होने तक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, कोशिका चक्र कहते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कि कोशिका चक्रों में कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी इनको कैसे कैसे हम विभाजित कर सकते हैं। तो कोशिका चक्र की मुख्य निम्न भाग होते हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे इंटरफेज, अंतरावस्था। पहली जो अवस्था है वो कौन सी है, अंतरावस्था या इंटरफेज के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। तो कोशिका चक्र के इस विभाजन से कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इसे कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रवस्था या अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी इंटरफेज जो है वो कोशिका चक्र के विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है इस अवस्था के अंदर। इसे हम कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। यानी कोशिका विभाजन के लिए इस अवस्था में कोशिका क्या होती है, तैयार होती है, अपने आप को क्या करती है, विभाजन की तैयारी को पूर्ण करती है। तैयारी के लिए वो क्या है, अपने आप को तैयार करती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज को कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब इसमें भी जो अंतरावस्था है इसमें भी क्या है, कई प्रवस्थाएं होती हैं और उन कई प्रवस्थाओं के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीवन फेज, यानी ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड्स के नाम से हम जानते हैं, यानी प्रथम वृद्धि काल अवस्था कहते हैं। और इस प्रथम वृद्धि काल अवस्था में क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, मैं आगे आपको डायग्राम भी यानी कलर्ड्स डायग्राम के द्वारा भी आपको स्पष्ट करूंगा। तो बने रहिए अंत तक हमारी इस चैनल पर और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा मैं। क्लियर। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो आपको सबसे पहले तुरंत आपको क्या है पता लग जाए और उसका नोटिफिकेशन मिलते ही आप उस वीडियो को देख सकें। क्लियर विद्यार्थियों। और अंत में मैं आपको एक और नई सूचना भी देने वाला हूं, तो बने रहिए। हो सकता है वो सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। क्लियर विद्यार्थियों। और यदि आपको हमारी ये क्लास आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। क्लियर विद्यार्थियों। तो हम बात करेंगे किसकी, हम बात कर रहे थे अंतरावस्था, इंटरफेज की। तो इंटरफेज अवस्था क्या है, इसे विभाजन की अवस्था या विभाजन की तैयारी की अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करें कि प्रथम वृद्धि काल अवस्था या जीवन फर्स्ट अवस्था क्या है। तो इस प्रवस्था में कोशिका चक्र की पूर्ण होने
यानी इस अवस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने में 30 से 40% समय लगता है। इस अवस्था में कोशिका वृद्धि करती है और डीएनए का संश्लेषण भी होता है। डीएनए के संश्लेषण के आवश्यक प्रोटीन है और आरएनए का संश्लेषण है। ये सारी अवस्थाएं कहाँ पर होती हैं? जीवन अवस्था के अंदर होती हैं। जी फर्स्ट अवस्था के अंदर ये देखने को मिलता है। यानी प्रथम वृद्धि काल जो अवस्था है उसमें लगभग 30 से 40% समय लगता है कोशिका के चक्र पूर्ण होने में। डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो प्रोटीन है और आरएनए का जो संश्लेषण है वो भी यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण होता है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे। आगे इसकी नेक्स्ट जो अवस्था आती है वो नेक्स्ट अवस्था आती है संश्लेषी काल या एस अवस्था। संश्लेषी काल या इसे हम क्या कहेंगे? एस अवस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 20 से 30% समय लगता है। इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण यहाँ भी होता है। संश्लेषी एस अवस्था जो होती है इसमें भी क्या होता है विद्यार्थियों? डीएनए का संश्लेषण होता है। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट अवस्था है अंतरावस्था की, वो है द्वितीय वृद्धि काल अवस्था है। ये क्या है? द्वितीय वृद्धि काल अवस्था है। ये प्रति नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? वृद्धि काल अवस्था आएगा। जी सेकंड अवस्था के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? तो इस प्रवस्था में कोशिका चक्र पूर्ण होने में 10 से 20 या 30 हम कह सकते हैं 30% का समय यहाँ लगता है। इस अवस्था में कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ भी देखने को मिलता है। क्लियर विद्यार्थियों? इसके बाद में हम बात करेंगे विभाजन अवस्था। सेकंड जो आती है वो आती है हमारी क्या? विभाजन की प्रवस्था। एम फेज के नाम से इसको जाना जाता है। एम फेज क्या है? क्लियर? तो इसमें कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 5 से 10% समय लगता है। इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से क्या है? कोशिका का विभाजन होता है। यानी सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं और 2 केंद्रक के बाद में भी 2 केंद्रक बन जाने के बाद में क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य वो भी क्या विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, जिसमें क्या है यहाँ पर ये विभाजन की अवस्था क्या होती है? पूर्ण होती है। क्लियर? अब मैं आपको डायग्राम के द्वारा ये स्पष्ट कर देता हूँ कि कोशिका चक्र में कैसे कैसे अवस्थाएं होती है, क्या होता है और कोशिका चक्र किस प्रकार के देखने को मिलता है। क्लियर? तो सबसे बात करें हम कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल क्या है। तो सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। तो सेल साइकिल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होती है इंटरफेज, अंतरावस्था। क्लियर? अंतरावस्था को भी हम 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, जिसमें हम पढ़ ही चुके हैं अंतरावस्था में G1, S और G2। यही इसका क्या होता है? क्रम होता है। कई बार एक एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरावस्था का जो विभाजन की अवस्थाएं होती हैं उनका एक निश्चित क्रम क्या है। तो पहले क्या होती है? G1, फिर S, फिर G2। तो G1, S, G2 क्या कह सकते हैं इसको? अंतरावस्था की जो विभिन्न प्रवस्थाएं उनको क्या कहेंगे? G1, S, G2। क्लियर? यानी सबसे पहले G1, उसके बाद में S, उसके बाद में लास्ट में क्या होती है? G2 आती है। क्लियर? आगे बात करें सूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के बारे में मैं आपको अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, हमारी नेक्स्ट जो क्लास आएगी, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको अलग से यानी क्लास ये लंबी नहीं हो, इसलिए मैं आपको क्या है अगली क्लास के अंदर इस चीज़ को बताने वाला हूँ। क्लियर? तो बने रहिए हमारे चैनल पर। क्लियर? सॉरी। अब आगे हम बात करें तो सूत्री विभाजन की मैं अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सूत्री विभाजन में एक तो होती है पूर्वावस्था, प्रोफेज, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्रोफेज। क्लियर? मध्यावस्था, मेटाफेज और पश्चावस्था, एनाफेज। क्लियर? तो सूत्री विभाजन में 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। क्लियर? अब ये जो एनाफेज है ये भी क्या है आगे विभाजित होती है, सॉरी आगे हम बात करेंगे। और जो विभाजन की अवस्था है वो क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। फिर आती है कैरियोकाइनेसिस या हम कहेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन, और एक होती है टीलोफेज, अंतरावस्था। क्या कहते हैं विद्यार्थी? उसको अंतरावस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ कोशिका जो द्रव्य विभाजन है, कैरियोकाइनेसिस है, ये कोशिका में खांच विधि के द्वारा और कोशिका पट्टिका विधि के द्वारा अलग अलग प्रकार से यहाँ पर क्या है इनकी विभाजन की अवस्थाएं होती हैं।
होता क्या है, कोशिका खाँच विधि के अंदर क्या है, जैसे मान चलो ये कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर क्या है, ये बीच में से इस प्रकार से क्या है, बीच में से क्या है, ये खाँच बन जाती है। इस प्रकार से ऐसे क्या है, ये ऐसे खाँच बन जाती है, इधर से भी खाँच बन जाती है और यहाँ से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो इधर ये अलग और ये अलग, क्लियर। पर लेकिन यहाँ इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम कोशिका पट्टिका विधि की बात करें तो कोशिका पट्टिका विधि में क्या है, यानी बीचों बीच में क्या है, एक पट्टी बन जाती है, इस प्रकार से पट्टिका बन जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका पट्टिका विधि के नाम से जानते हैं। आगे होगा समझ में। आगे बात करते हैं हम कोशिका चक्र की। सेल साइकिल क्या है, तो सेल साइकिल में अपन पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहले क्या आती है, जीवन अवस्था आती है। क्या आती है, जीवन अवस्था। फिर उसके बाद में क्या आती है, एस अवस्था आती है, फिर G2 अवस्था आती है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है विद्यार्थियों, समसूत्री विभाजन हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ देखो ये क्या है, कोशिका द्रव्य विभाजन है, यानी यहाँ पर क्या है, खाँच विधि के द्वारा कोशिका का विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन में ये एक कोशिका ये हो गई और एक कोशिका ये हो गई। तो जीवन अवस्था में क्या है, यहाँ पर जीवन अवस्था में ये कोशिकाएं विभाजित हो गई। फिर इसके बाद में विश्राम की अवस्था होती है। अब विश्राम की अवस्था के बाद में क्या एस अवस्था हो जाती है, जिसमें DNA का संश्लेषण होता है, वो सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़े हो चुके हैं, क्लियर। फिर इसके बाद में ये G2 अवस्था है और फिर G2 अवस्था से पुनः क्या है, ये समसूत्री विभाजन। ये चक्र क्या है, लगातार चलता रहता है एक कोशिका विभाजित होने में, क्लियर विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, और इसको और अधिक जानकारी इसकी प्राप्त करनी है तो आपको इसी मैं शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है जो 3D डायमेंशन के अंदर है, उसमें पूरी तरीक़ा से हालांकि उसमें मैंने आपको समझाया तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको उसकी आकृति क्या है स्पष्ट की गई है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, जहाँ पर 3D डायमेंशन यानी वीडियो शॉर्ट वीडियो है उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं, क्लियर विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर विद्यार्थियों। बार बार करके देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा, क्लियर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जानकारी के साथ में पुनः उपस्थित होंगे, नई वीडियो लेकर मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का नमस्कार।